बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलाइसिस को जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस किया था। उसमें जितने एंजाइम जो थे, रेगुलेटरी एंजाइम जो थे, या उसमें जितने स्टेप्स जो थे, फिर उसकी हमने जो है वो इम्पोर्टेंस भी देखी कि ग्लाइकोलाइसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब एक डिटेल लेक्चर जो था वो हमने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर वो दिया था और उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट होती है, जो टारगेटेड मॉलिक्यूल होता है, वो होता है पायरुवेट। तो आज हम उसी पायरुवेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पायरुवेट जो है फिर वो आगे दो कंडीशंस में चला जाता है। एक है एरोबिक कंडीशन और दूसरी क्या है, एनारोबिक कंडीशन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एरोबिक कंडीशंस क्या होती हैं और एनारोबिक। अगर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरोबिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है। तो अगर जो है वो पायरुवेट जो है उसको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, उसकी फर्मेंटेशन करवाई जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो हम उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक कंडीशंस। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशन एंड एनारोबिक कंडीशंस। तो सबसे पहले जो है वो हमें ये पॉइंट्स जो हैं कुछ ये जहन में रखने चाहिए कि फेट ऑफ पायरुवेट के हवाले से जो पहला पॉइंट है कि टू नो द डिफरेंट रिएक्शंस पायरुवेट undergoes under different cellular conditions and in various cell types। सबसे पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि पायरुवेट की जो है वो बहुत से कई किस्म के जो है वो रिएक्शंस जो है वो शो अप करता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेलुलर कंडीशंस के ऊपर और सेल टाइप्स के ऊपर। ठीक है। अगर तो हमारे पास सेलुलर कंडीशंस जो है वो सेम है तो फिर फेट ऑफ पायरुवेट जो है वो भी होगी सेम। तो अगर जो सेलुलर कंडीशंस जो हैं या सेल जो है, सेल भी डिफरेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेलुलर कंडीशंस जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। तो अगर सेल की कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हो जाएं तो फिर पायरुवेट जो है वो डिफरेंट रिएक्शन जो है वो शो अप करता है। टू नो द बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ईच ऑफ द रिएक्शंस, तो हमें इसके बारे में ये जान लेना चाहिए कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जितने भी रिएक्शंस देता है पायरुवेट, जितनी कंडीशंस में भी, बेसिकली हम जो है वो दो कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मैंने पहले बताई हैं कि एक हम एरोबिक कंडीशन डिस्कस करेंगे और दूसरी है एनारोबिक कंडीशंस। तो इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। सोर्सेज ऑफ पायरुवेट, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पायरुवेट का सोर्स क्या है। तो पायरुवेट का जो है वो 6 डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, पायरुवेट होती है। इसी तरह से जो सेकंड सोर्स है वो क्या है कि एलानिन जो है उसकी एंड प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, पायरुवेट होती है। मैलिक एसिड से भी हम क्या करते हैं, पायरुवेट्स तैयार करवाते हैं। लैक्टेट से भी जो है वो क्या करते हैं, पायरुवेट तैयार करवाते हैं। इसी तरह सीरीन मालिक्यूल से भी जो है वो क्या तैयार होता है, पायरुवेट तैयार होता है। इसी तरह सिस्टीन मालिक्यूल से भी जो है वो क्या तैयार होता है, पायरुवेट तैयार होता है। अब हम इसी को जो है वो थोड़ा सा अगर हम उलट करके देख लें कि फेट ऑफ पायरुवेट क्या है, तो फेट ऑफ पायरुवेट में हम क्या देखें, ये रिएक्शन अगर हम जैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये देखिए, मैलिक एसिड से पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट से मैलिक एसिड भी बनता है। ठीक है। तो अगर हम इन रिएक्शंस को ऑपोजिट करके देखें तो फेट ऑफ पायरुवेट हमें साफ नजर आ जाएगी कि फेट ऑफ पायरुवेट से जो है वो हम लैक्टेट भी बना सकते हैं, मैलिक एसिड भी बना सकते हैं, एथानॉल भी बना सकते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट भी बना सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकते हैं और एलानिन भी बना सकते हैं। तो ये पायरुवेट से 6 प्रोडक्ट्स या सिर्फ 6 डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि सेल टाइप क्या है और सेल की कंडीशन क्या है। उसी हिसाब से जो है
वो फेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम डिसाइड कर पाते हैं। फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पायरुवेट की जो फेट है, कि फेट का मतलब होता है किस्मत, किस प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट होने वाला है। तो एरोबिक अंडर एरोबिक कंडीशंस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय अ प्रोटॉन सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन ट्रांसफर कैरियर जो होता है, ठीक है। आपको पता है कि सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो अंदर नहीं जा सकते सेल के अंदर, ख़ास तौर पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलेक्युलर साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनके लिए फिर ख़ास किस्म के ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पायरुवेट इज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेटेड। अब यहाँ पर जो है दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। पहली है ऑक्सीडेटिवली, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होने के बाद डीकार्बोक्सिलेटेड, इसका मतलब ये है कि डीकार्बोक्सिलेशन तो होगी। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि डी का मतलब होता है रिमूवल, तो कार्बोक्सिलेटेड निकला है कार्बोक्सिलेशन से। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकला है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ऑक्सीडेटिवली, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी बाय द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। और पायरुवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ठीक है। This is irreversible reaction is the link between glycolysis and the citric acid cycle। तो ये लिंक होता है फेट ऑफ पायरुवेट का कि जब ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट आता है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो फिर ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। तो ये जो फेट ऑफ पायरुवेट है अंडर एरोबिक कंडीशन, ये एक लिंक है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल को आपस में जोड़ता है। तो ये है जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पायरुवेट सिंथेसिस तैयार हो चुकी है। पायरुवेट सिंथेसिस और साथ में हाइड्रोजन भी जो है वो मौजूद है। ये जो है हाइड्रोजन या पायरुवेट इंपोर्टर होते हैं जिनकी मदद से जो है वो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मूव आउट करता है, ठीक है। उसके बाद है जी, पायरुवेट इज मेड इन द साइटोसोल बाय ग्लाइकोलाइसिस। इट ट्रेवल्स थ्रू अ चैनल इन द आउटर मेम्ब्रेन and hydrogen positive ion pyruvate importer in the inner membrane to reach the mitochondrial matrix। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है उसका सिम्पोर्टर और पायरुवेट का सिम्पोर्टर जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्यों आया, वो सेल की कंडीशंस को सेम रखने के लिए। देखें पायरुवेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो पायरुवेट है इसकी ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि यहाँ से जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज बन रही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। Pyruvate is oxidized via pyruvate dehydrogenase to acetyl ग्रुप। ये देखें आपके पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप जो है वो वहां पर क्या कर देता है, अटैच कर देता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आकर अटैच है। NADH is made during this process. The acetyl group is transferred to the coenzyme A and will later be removed and enter the citric acid cycle। तो यहाँ से जी क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम जो ए जो है वो क्या किया जाता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है।
Components of pyruvate dehydrogenase complex enzyme. The pyruvate dehydrogenase complex is a large, highly integrated complex of two types coenzyme. सबसे पहले है कैटालिटिक एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाईहाइड्रोलिपॉइल ट्रांस एसिटाइलेज, उसको E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डाईहाइड्रोलिपॉइल डिहाइड्रोजिनेज ट्रांस एसिटाइलेज को E2 से और डिहाइड्रोजिनेज को कैसे E3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये रिएक्शंस में जो है वो यूज होंगे। रेगुलेटरी एंजाइम कौन से हैं? ये है पीडीएच काइनेज, ठीक है, और सेकंड है पीडीएच फास्फाटेज। इसे कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज एंजाइम और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फास्फाटेज एंजाइम। कंपोनेंट्स ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे फर्दर उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है कोएंजाइम्स ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स। तो 5 कोएंजाइम जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें पहला ये है थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, उसको टीपीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिपोइक एसिड है, इसी तरह कोएंजाइम ए है, एफएडी है एंड एनएडी है पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरऑल रिएक्शन। तो ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं किसके? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के। Reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex. The conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A consists of 3 steps. पहला decarboxylation, second oxidation, third one transfer of the resultant acetyl group to coenzyme A. यानी कि acetyl ग्रुप को कन्वर्ट ट्रांसफर किया जाता है किसके ऊपर? कोएंजाइम ए के ऊपर। These steps are coupled to preserve the free energy derived from the decarboxylation step to drive the formation of NADH and acetyl coenzyme A. तो ये जो एनर्जी है वो यूज की जाती है कहाँ पर? NADH को बनाने के लिए और एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये है रिएक्शन स्टेप। सबसे पहले देखें पायरुवेट आता है, ठीक है, उसकी जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, यानी कि जैसे हमने पहले देखा है कि ये देखें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये हमारे पास पायरुवेट आया है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने क्या किया है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा दिया है और असाइल टीटीपी बना दिया है। असाइल टीटीपी, टीटीपी क्या है ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोएंजाइम है जिसे हम कहते हैं थायामीन फॉस्फेट, थायामीन फास्फाटेज, ठीक है। तो थायामीन फास्फाटेज जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो यहाँ पर असाइल ग्रुप बच जाएगा। तो ये टीटीपी असाइल ग्रुप के साथ क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड करेगा तो यहाँ पर जो है वो लिपोलिक एसिड आएगा, ठीक है, जो कि ट्रांसफर करेगा सल्फर को, तो हमारे पास बन जाएगा असाइल लिपोएट, ठीक है। और ये जो है ये एंजाइम करेगा डाईहाइड्रोलिपोअमाइड असाइल ट्रांसफेरेज, यानी कि यहाँ पर असाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होगा किसके ऊपर? लिपोलिक एसिड के ऊपर, और क्या बन जाएगा? असाइल लिपोएट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास दूसरा जो हमने स्टेप देखा था और वो क्या था? उसकी ऑक्सीडेशन थी। तीसरा जो है वो क्या है? ट्रांसफर है। ये जो असाइल ग्रुप है ये हम ट्रांसफर कर देते हैं किसके ऊपर? कोएंजाइम ए के ऊपर, ठीक है। तो ये असाइल एंजाइम जो है वो ट्रांसफर किया जाता है कोएंजाइम ए के ऊपर और ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर जो लिपोलिक एसिड है, ठीक है, ये एक एस्टर होता है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यूज किए जाएंगे क्या बनाने के लिए? एफएडीएच बनाने के लिए। ये एफएडी जो एच जो है ये यूज किया जाता है किसको बनाने के लिए? NADH और प्लस हाइड्रोजनाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो जनरल उसकी स्कीम है। दोबारा देखें, पायरुवेट में सबसे पहले क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और वो असाइल ग्रुप में चला जाता है। असाइल ग्रुप में पीछे से टीपीपी आ रहा होता है, वो आके उसके साथ क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है, ठीक है। और असाइल टीपीपी जो है वो आगे ट्रांसफर किया जाता है। जब असाइल टीपीपी आगे ट्रांसफर होता है तो टीपीपी यहाँ से निकल जाता है, बाकी क्या बच जाता है? असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप जो है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है? लिपोलिक एसिड के ऊपर, ठीक है, या लिपोएट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये लिपोएट बन जाएगा।
तो लिपोइड के ऊपर जब असाइल ट्रांसफर होता है तो असाइल ग्रुप आगे फर्दर ट्रांसफर किया जाता है कोएंजाइम ए के ऊपर, तो वो क्या बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और बाकी हमारे पास क्या बन जाता है लिपोलिक एसिड। इसके एसिड जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो बनाते हैं एफएडीएच को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एफएडीएच के अंदर। और ये जो एफएडीएच है ये किसकी प्रोडक्शन करता है, एनएडी पॉजिटिव आयन से किसमें कन्वर्ट करवा रहा है, एनएडीएच और प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर, ठीक है। Reaction step during the oxidation of pyruvate to carbon dioxide by pyruvate dehydrogenase, the electron flow from pyruvate to the lipoamide moiety of dihydrolipoyl transacetylase, then to FAD cofactor of dihydrolipoyl dehydrogenase and finally reduction to the NADH। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, लिपोइड के ऊपर, ठीक है, लिपोइड डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसके ऊपर, को फैक्टर एफएडीएच के पास, और ये जो है ये इसकी रिडक्शन करवा देता है किसकी, एनएडी पॉजिटिव की किसके अंदर, एनएडीएच पॉजिटिव के अंदर। द एसिटाइल ग्रुप इज लिंक टू द कोएंजाइम ए, एंड में हमने देखा था कि एसिटाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ, इन हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड। तो ये क्या होता है, हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड होता है। द एसिटाइल कोएंजाइम ए देन एंटर्स टू द टीसीए साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसकी वहां पर सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। रेगुलेशन ऑफ फास्फोडिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, PDH complex is highly regulated by a variety of allosteric factors and by covalent modification. Allosteric regulation में क्या होता है कि pyruvate dehydrogenase is inhibited by its product, जैसा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से इनहिबिट हो सकता है, NADH से इनहिबिट हो सकता है। तो ये इसकी क्या करवा रहे होते हैं, रेगुलेशन करवा रहे होते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोवलेंट मॉडिफिकेशन से कैसे इसकी जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जाती है, इट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द फास्फोरिलेशन ऑफ 3 serine रेजिड्यूज ऑन द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कंपोनेंट ऑफ द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसकी फास्फोरिलेशन करवा देते हैं, ठीक है, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम किसके अंदर, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। रेगुलेशन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पीडीएच एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, पीडीएच ए और पीडीएच बी। पीडीएच ए की बात करते हैं, अ फॉर्म विच इज एक्टिव एंड डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि पीडीएच ए जो है ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। कब एक्टिवेटेड फॉर्म में है, जब इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होगा, यानी कि डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। और दूसरा है पीडीएच बी, पीडीएच बी जो होगा वो इनएक्टिव होगा और उसमें जो है वो फास्फोरिलेशन हो चुकी होगी, यानी कि उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा, विच इज इन एक्टिव एंड फास्फोरिलेटेड फॉर्म। पीडीएच काइनेज causes the phosphorylation resulting in decreased activity। पीडीएच काइनेज जो है वो उसकी क्या कर देता है, फास्फोरिलेशन करवा देता है पीडीएच की, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। पीडीएच फॉस्फेटेज causes increase in activity। इसका मतलब ये है कि पीडीएच काइनेज उसकी फास्फोरिलेशन करवाता है और पीडीएच फॉस्फेटेज जो है वो उसकी डीफॉस्फोरिलेशन करवा देता है। ठीक हो गया, ये बातें याद रखने वाली हैं। रेगुलेशन ऑफ पीडीएच काइनेज, positive factor, NADH and acetyl coenzyme are powerful positive factors on PDH kinase. The kinase is activated by increases in the ATP-ADP ratio, acetyl coenzyme or thioester ratio and NADH over NAD ratio। ये 3 रेशियो हैं जिसकी वजह से जो पीडीएच काइनेज है उसके पॉजिटिव फैक्टर्स नजर आते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी नजर आती है। द एंजाइम दस इनएक्टिवेट्स पीडीएच बाय कन्वर्टिंग इट टू द फास्फोरिलेटेड पीडीएच बी फॉर्म। तो जब ये अपनी एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम परफॉर्म कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एंजाइम जो है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, कैसे, फास्फोरिलेशन करवाकर या पीडीएच बी के अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं पीडीएच काइनेज है,
पीडीएच काइनेज जो है ये फास्फोरिलेशन करवाता है किसकी, पीडीएच की। जब इसकी फास्फोरिलेशन हो जाती है, फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। फिर उसके बाद पीडीएच फॉस्फेटेज जो है ये उसकी डीफॉस्फोरिलेशन करवाता है, यानी कि यहाँ से ये देखें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो चुका है। जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो चुका है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गया है। एक्टिव फॉर्म में जब आएगा तो ये थायोएस्टर यानी कि पायरुवेट को कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, ये देखिए आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। इसका मतलब यह है कि पीडीएच जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो फास्फोरिलेटेड फॉर्म में है, सॉरी इनएक्टिव फॉर्म जो है वो फास्फोरिलेटेड फॉर्म में है। जब उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होगा, और जब उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप मौजूद नहीं होगा तो वो एक्टिव फॉर्म में होगा, और एक्टिव फॉर्म में वो क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करवाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। Inactivation is promoted by the high ratio of acetyl coenzyme A over coenzyme acetate या NADH। अगर इन तीनों की रेशियोज जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। अगर इन तीनों की रेशियोज जो है वो क्या है, कम है, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। रेगुलेशन ऑफ पीडीएच कम्प्लेक्सेस, तो ये हम फाइनल कंक्लूजन जो है वो देख सकते हैं। पायरुवेट dehydrogenase is inhibited both when there is adequate ATP and reduced coenzyme for ATP formation available, and also when fatty acids are being oxidized in fasting. When free fatty acid concentration increases, there is a decrease in the proportion of the enzyme in the active form, leading to a sparing of carbohydrate। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके दो कंक्लूजन थे कि किस तरह से जो है वो पीडीएच जो है वो रेगुलेट करवाया जाता है। पहले में हमने ये देखा है कि जो इसकी इनहिबिट है वो कैसे होता है कि अगर एटीपी जो है वो एडिकेट है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, ठीक है, तो वो उसकी फास्फोरिलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। फैटी एसिड अगर हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर एंजाइम की डिक्रीमेंट हो जाएगा। जब एंजाइम की डिक्रीमेंट हो जाएगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं रहेगा, लीडिंग टू अ स्पेयरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पेयर छोड़ देगा, आज़ाद कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। इसी वजह से जो है वो पीडीएच जो है वो रेगुलेट करवाया जाए। एनर्जेटिक्स ऑफ पीडीएच कम्प्लेक्स, हम देखेंगे कि कितने मालिक्यूल जो है वो एनर्जी के पैदा होते हैं, ये कितने जो है वो यूज होते हैं। 2 pyruvate molecules are obtained from 1 glucose molecule through glycolysis। तो ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 2 pyruvate हमारे पास हासिल होंगे। ईच ऑफ द pyruvate yield 1 NADH, thus there are 2 NADH molecule to be oxidized through the electron transport chain। तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 मालिक्यूल जो है वो NADH के बनते हैं। तो जब दो NADH के मालिक्यूल बनते हैं तो ईच ऑफ NADH जो है वो क्या करता है, 3 ATP मालिक्यूल देता है। तो टोटल हमारे पास कितने जो है वो ATP सिंथेसाइज होते हैं, 6। चूंकि 2 NADH मालिक्यूल क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, और एक जो है वो 3 ATP बनाता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। दस अ टोटल ऑफ 6 ATP मालिक्यूल्स आर प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ पीडीएच कम्प्लेक्स। तो ये हमारा आज हमने देखा था कि पायरुवेट की जो फेट है अंडर एरोबिक कंडीशंस वो क्या होती है, उसमें कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने उसके एनर्जेटिक्स को डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एन एरोबिक कंडीशन जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।